हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ प्लेजर टेस्ट सीरीज, दैट इज PTS 20 फॉर क्लास 12th टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन. चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये टेस्ट हम लोग ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स पे कंडक्ट कर चुके हैं. ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप लोग सबसे पहले अगर चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर को देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस पूरे टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में डिवाइड किया हुआ है. सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई से भी 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे. सिमिलरली सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन और कोई से भी 16 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे. सेक्शन सी में आउट ऑफ 10 क्वेश्चन हमें कोई से भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एवरी पार्ट इज कंपल्सरी एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी 40 क्वेश्चन दैट इज 40 मार्क्स. ठीक है बच्चों, एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क. चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं. तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा और टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सेक्शन ए यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक. तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ते हैं. इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई. ठीक है ना, ये तो हमें गिवन है. तो हमसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है. सुनना ध्यान से. देखो, अगर आप यहां पर प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे ना और आप ये सोचोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो डिलीटेड है, तो फिर आपका काम लंबा हो जाएगा अगर आप किसी अल्टरनेटिव मेथड की तरफ जाएंगे. इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों. ठीक है ना, यानी जहां पर प्रॉपर्टी यूज ना हो उसके बिना भी इसको सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन अगर प्रॉपर्टी से करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा. और प्रॉपर्टी तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिलीटेड तो हैं, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो तो हमारे सिलेबस में है ना बच्चों. तो डेरिवेटिव के लिए यानी कैलकुलस के टॉपिक्स के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आने चाहिए. बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना, तो बताइए मैं कैसे करूं. मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी से करके आपको दिखाता हूं. देखो यहां पर मैं लिख देता हूं मेथड 1. तो प्रॉपर्टी से अगर मैं करूंगा तो देखो यहां पर जो गिवन कंडीशन है इससे मैं स्टार्टिंग करता हूं. साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. इसी तरीके से साइन इनवर्स वाई को लिखो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई. नाउ दैट इज इक्वल टू पाई, जो कि RHS में गिवन है. ठीक है बच्चों, अब यहां पर पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 तो पाई हो जाएगा. साइड चेंज करना जरा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा. RHS में क्या चला जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स वाई. समझे कि नहीं? और इसी की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है. आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं, ये रहा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर अगर मैं मेथड 2 आपको बताऊं, है ना, मेथड 2 अल्टरनेटिव, जहां पर मैं बेसिकली प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा, तो फिर कैसे होगा. ध्यान से देखना बच्चों, क्या आपको जो गिवन कंडीशन है वहां से ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं. जो गिवन है ना, यानी ये चीज गिवन है, यहां पर साइन इनवर्स वाई को मैं उधर लेके चला गया. ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, दोनों ही तरफ मैं साइन फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना. और यहां पर क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स वाई. समझे बच्चों? तो ये बन जाएगा आपका एक्स, और ये क्या बनेगा, साइन पाई माइनस थीटा, यानी साइन थीटा. समझे कि नहीं? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई बन जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई. आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा. अब इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी गिवन एक्सप्रेशन है ना, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो यहां पर अगर मैं y की जगह अब x डाल दूं तो ये देखो इस तरीके से दिखेगा. दैट मीन्स इट विल बी 2 साइन इनवर्स एक्स. नाउ दैट इक्वल्स पाई, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 2. एक बार चेक कर लो, तो x विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 2, यानी x विल बी इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू भी यही आ जाएगी. समझे ना, यहां पर आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू वाई था.
अब क्योंकि आप लोगों से वैल्यू पूछी गई है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की, तो यहां पर x और y दोनों की जगह पे अगर आप 1 डाल देंगे तो cos इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 0, और इसका मतलब भी 0, 0 प्लस 0 यानी 0, यानी ऑप्शन सी फिर से ठीक हो गया। तो मेथड आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, मेथड 1 प्रॉपर्टी से मैंने सॉल्व किया, बहुत ही छोटा हो गया। मेथड 2 बिना प्रॉपर्टी के यानी अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व किया, यानी ऐसे मेथड से सॉल्व किया जिस मेथड की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट है ऐसा सीबीएसई ने नहीं बोला, बस उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स को डिलीट किया है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर एक आसान मेथड उसी कंसेप्ट से जाता है और आपको वो कंसेप्ट आता है तो अच्छी बात है ना, आसान तरीके से सॉल्व कर लो, नहीं तो अल्टरनेटिव के चक्कर में पड़ोगे तो फिर ठीक है। देख लो कितना लंबा है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्या बोला हुआ है बच्चों, वी हैव बीन गिवन अ फंक्शन, ये रहा फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमसे k की वैल्यू पूछी गई है, k यहां पर आपको दिख रहा होगा। देखो क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना x इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 यानी f ऑफ 0 विल बी सेम एज लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x अप्रोचेस टू 0। समझे बच्चों? तो यहां पर f ऑफ 0 का मतलब तो k हो गया, और यहां पर फंक्शन जब x की लिमिट 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, तो sin x अपॉन x आपको दिख रहा होगा प्लस में cos x। समझे बच्चों? तो यहां पर जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे sin x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, और ये cos x यानी cos 0। cos 0 क्या होता है बच्चों, तो 1 ही तो होता है, तो 1 प्लस 1 यानी 2। सो दैट मीन्स k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है पढ़ते हैं जरा। देखो यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर हमें दिख रहा है कि m बाई n है। एक और मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर p बाई q है, और हमें ये कंडीशन भी गिवन है कि AB विल बी इक्वल टू BA। समझे? तो यहां से हमें बताना है कौन से वाला ऑप्शन यहां पर अप्रोप्रिएट होने वाला है। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि यहां पर AB का प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे एक मैट्रिक्स C मिलेगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो मैट्रिक्स A का ऑर्डर ये है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर ये है, तो यहां पर जो नया मैट्रिक्स C मिलेगा ना उसका ऑर्डर क्या होने वाला है बच्चों, m बाई क्यू। समझे? और यहां पर n विल बी इक्वल टू p। समझे कि नहीं? पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में कितने रो हैं, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो a इंटू बी जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होगा। समझे बच्चों? ठीक है। अच्छा यहां से अब अगर मैं BA प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो अगेन मैट्रिक्स B का ऑर्डर ये रहा और मैट्रिक्स A का ऑर्डर ये रहा, यानी यहां से अगर आप कंक्लूजन लेंगे तो आप बोल सकते हैं Q मस्ट बी इक्वल टू M। समझे? और यहां से अगर एक नया मैट्रिक्स D मैट्रिक्स मिल रहा होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, P बाय N। अब सुनना, यहां पर AB इक्वल टू BA बोला गया था ना, यानी मैं क्या कहूंगा कि C मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू D मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई क्यू और D मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया था बच्चों, P बाई N। तो यहां पर यह बात क्लियर है कि m विल बी इक्वल टू P एंड Q विल बी इक्वल टू N, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो दोनों के ऑर्डर भी तो सेम होंगे, तो ऑर्डर सेम होंगे तो दोनों मैट्रिक्स के रोज की काउंटिंग एंड कॉलम्स की काउंटिंग भी सेम होगी। बात समझ आ रही है? यानी ये रिजल्ट भी हो गया। देखो m विल बी इक्वल टू P है ना, लेकिन P तो n के इक्वल है, यानी m विल बी इक्वल टू n। समझे कि नहीं? अच्छा m इक्वल टू Q, लेकिन Q तो n के इक्वल है, यानी अगेन m इक्वल टू n। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन नट शेल हम ये कह सकते हैं कि ये चारों यानी m इक्वल टू n इक्वल टू P इक्वल टू Q ये चारों इक्वल होने वाले हैं, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन 4 आपके सामने बच्चों। इसमें क्या बोला हुआ है, देखो हमें ना एक डिटर्मिनेंट इक्वेशन दे रखा है, ये रहा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 बोला हुआ है, तो हमसे पूछा गया है इसके रूट्स क्या होंगे। चलो काम शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, कौन से रो से करूं या कौन से कॉलम से करूं,
एक्सपेंडिंग अलोंग, या तो कॉलम 1 से कर लो या फिर रो 3 से कर लो। बताओ कहां से करूं? कॉलम 1 से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही कॉलम 1 से एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस एक्स, देखो यहां पर एलिमेंट आपको दिख रहा होगा 1 माइनस एक्स, और यहां पर आएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0, समझे। इसके बाद माइनस 0 प्लस 0, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है सभी को? तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, नाउ ऑल दैट इक्वल्स 0, सो दैट मीन्स x की वैल्यू 0 आएगी, और यहां से 1 माइनस एक्स को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों? 0,1, यानी ऑप्शन बी को एक बार आप चेक करो, ऑप्शन बी में आपको यही लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है? हमारे पास एक प्यारा सा फंक्शन है और हमसे पूछा गया है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो कौन से इंटरवल में होगा, ठीक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहां पर जो फंक्शन है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट तो करना होगा, तो यहां पर पहले मैं इसको लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, समझे। ये बाहर जो x था ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं यहां डेरिवेटिव करूंगा यानी एफ डैश एक्स निकालूंगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 3x का माइनस 3 हो जाएगा। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स 0 विल गिव मी x इक्वल्स 3/2। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों? इतना क्लियर है? अब यहां से नंबर लाइन बना लो, तो ये रहा आपका नंबर लाइन। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बनेगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होने वाला है। यहां पर 3/2 आप पुट कर सकते हो। अब इस इंटरवल में से यानी माइनस इन्फिनिटी से 3/2 के बीच में से कोई सा भी रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स आप पुट करिए। कहां पर? तो अपने डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव का साइन चेक करिए। जैसे मेरा मन हुआ एक्स की जगह 0 पुट करने का, तो यहां पर अगर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा। आपका मन करे कोई और नंबर पुट करके देखने का, तो देख सकते हो डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में नेगेटिव ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब इस इंटरवल में से कोई नंबर ले लो, जैसे x की जगह मैंने 2 ले लिया, समझे। 3/2 इन्फिनिटी इंटरवल में से कोई सा भी नंबर आप ले लो। मैंने 2 लिया, 2 को डेरिवेटिव में डाल के देख रहा हूं तो डेरिवेटिव का साइन पक्का पॉजिटिव आएगा, समझे कि नहीं। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इन विच इंटरवल? इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 3/2, समझे। तो इसका मतलब फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द सेम इंटरवल। बात समझ आई कि नहीं बच्चों? क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कौन से वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी एक बार चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या है पढ़िए जरा। यहां पर आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3/3 और बोला हुआ है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, समझे। और स्केलर मैट्रिक्स में यहां पर एक एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है जो कि डायगोनल एलिमेंट है, समझे कि नहीं। अब सुनना ध्यान से बच्चों, अगर मैं यहां पर स्केलर मैट्रिक्स को लिखने लगूं ना तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 2 है ना, कहने का मतलब हर जगह पे पहले आप 2 लिख दो। अब नॉन डायगोनल पक्का 0 होने वाला है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स जो कि यहां गिवन था, यानी मैट्रिक्स ए का वैल्यू। तो यहां पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपसे पूछा जाए तो बस अब इसका डिटर्मिनेंट बना के एक्सपेंड कर दो। तो यहां पर जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, कहने का मतलब 8। बात मेरी गौर से सुनना, यहां पर क्या होता है ना, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या कोई भी स्केलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, समझे। बस आपका काम हो जाएगा। सो 2 की पावर 3 यानी 8, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 7 आपके सामने। इसमें क्या बोला हुआ है पढ़ते हैं जरा। यहां पर कह रहा है एक रिलेशन आपको दिया गया है, ये रहा आपका रिलेशन, ठीक है बच्चों। और ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ओनली सिमेट्रिक है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
चलो देखते हैं जरा कैसा रिलेशन है ये। बात सुनना गौर से, यहां पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर यानी x, y होगा तो x और y कोई भी रियल नंबर होने चाहिए और पहला कंपोनेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। x विल बी लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर। इस कंडीशन पे फोकस करते रहना। अब सुनना, ये रिफ्लेक्सिव तो होने से रहा, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है बच्चों। बात समझ आ रही है ना? ये फॉल्स है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1/2 विल नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, ऑल्दो यहां पर 1/2 एक रियल नंबर है। बात समझ आई? इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि R विल नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर सिमेट्री की बात करोगे ना, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि क्या 1,2 रिलेशन में है, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर मैं ये बड़े आराम से देख पा रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2,1 बिलोंग्स टू R ऐसा लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बस इसका कंक्लूजन ये हुआ कि R विल नॉट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऑप्शन बी को भी क्रॉस कर दो, ऑप्शन सी को भी क्रॉस कर दो। अब रह गया ट्रांजिटिव, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपके ऑप्शन बी की कहानी हो गई, ये ऑप्शन सी की कहानी हो गई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा ऑप्शन ए को एनालाइज करने, यानी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को एनालाइज करने। तो यहां पर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लेने वाला हूं हाफ कॉमा -1। ठीक है बच्चों, अगला पेयर लेने वाला हूं -1,0। एक बार आप चेक करके देखिए, यहां पर हाफ विल बी लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। अगर ऐसे लिखोगे -1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। इसी तरीके से -1 लेस देन और इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी देखो इस तरीके से। तो ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब 1 1/2 से बड़ा होता है, 0 भी -1 से बड़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। लेकिन बच्चों अब सुनना ध्यान से यहां पर कि अब क्या होने वाला है। अगर मैं कहूं हाफ कॉमा 0, नाउ दैट ऑर्डर्ड पेयर विल नॉट बी प्रेजेंट इन द रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले कंपोनेंट को अगर आप देखेंगे तो अगर इसको आप इस तरीके से लिखना चाहेंगे ना तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। अगर ये फॉल्स हुआ तो यहां पर कंक्लूजन यही निकला ना कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, दैट डज नॉट इंप्लाई कि A, C बिलोंग्स टू R। समझे? तो मतलब रिलेशन आपका नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। बस इसका मतलब ये हुआ ना कि ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब यहां पर ऑप्शन डी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसने बोला हुआ है नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होगा तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। यहां पर तीनों कंडीशन में हमने देखा है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो बस ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला गया है, देखो हमारे पास ना दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों में से मुझे ए और बी की वैल्यू निकालकर इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है। चलिए जरा काम शुरू करते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, समझे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन का यूज करेंगे तो यहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यानी a + b विल बी इक्वल टू 6 ऐसा लिखो और a * b इक्वल्स टू 8 ऐसा लिखो। समझे? ये आपके दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इनको सॉल्व कर लो। या फिर क्या करो, या फिर अपने गिवन ऑप्शंस में से जो भी वैल्यू है ना उनको 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशंस में डाल के चेक कर लो कि ऑप्शंस में गिवन वैल्यूज क्या इनको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हाँ तो बिना सॉल्व करे ही आपको ए और बी की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो जरा पहले ही ऑप्शन से स्टार्टिंग कर लो। यहां पर ए का मतलब 2 और बी का मतलब 4 है, तो 2 + 4 यानी 6 इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 × 4 यानी 8 इक्वेशन सेकंड भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब फिलहाल तो मुझे ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जरा ऑप्शन बी को भी चेक करके देखो तो 3 + 3 6 बिल्कुल सही बात है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ।
बट 3 इंटू 3 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी तो गया। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करूं ना, ऑप्शन सी में देखो ये वाला जो पेयर है ना, ये वाला पेयर ये समस्या खड़ी कर देगा। कहने का मतलब अगर यहां पर इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी सही नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो ये भी समस्या खड़ी कर देगा, मतलब ये तीनों तो गए, यानी ऑप्शन ए ही यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 9 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है पढ़ते हैं जरा। यहां पर बोला हुआ है द नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व के लिए अगर मुझे नॉर्मल लिखना है और वो भी इस पॉइंट पे लिखना है तो वो नॉर्मल क्या होगा, चलिए काम शुरू कर लो। यहां पर डेरिवेटिव करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4y का 4 इंटू वाई का हो जाएगा dy अपॉन dx। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2x अपॉन 4 यानी x अपॉन 2। तो यहां से अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए ना तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx, और इसमें मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए होगा यानी 2,1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका उल्टा कर दो और एक माइनस लगा दो तो -2 अपॉन x, लेकिन x की वैल्यू यहां पर आपको 2 दिख रही होगी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1। समझे बच्चों? अब यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए मुझे, तो क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। समझे? चलो सॉल्व करते हैं। y माइनस 1 इक्वल्स माइनस एक्स प्लस में 2, साइड चेंज करो तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई, नाउ दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा बच्चों, 9th का पहला ही ऑप्शन चेक करो, यानी क्वेश्चन नंबर 9th का पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है, चैप्टर 2 से प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या है, हमें ना इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से। कुछ बच्चे अगर ये सोचें कि cos इनवर्स ऑफ cos x तो x होता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन यहां पर x इस इंटरवल से होना चाहिए। समझे? तो यहां पर डायरेक्टली 13π/6 लिखोगे ना तो 13π/6 इस इंटरवल में नहीं होगा, तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम यहां पर सबसे पहले cos 13π/6 को सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, चेक करो। समझे बच्चों? तो बस ये बन जाएगा cos π/6। गॉट इट? अब यहां पर cos इनवर्स भी लगा हुआ था, आप भी लगाते चलो। तो ये रहा cos इनवर्स cos π/6, यानी अब π/6 लिखोगे तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये इस इंटरवल के बीच में से है, मतलब ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 11 आपके सामने। तो इसमें क्या बोला हुआ है, पढ़िए जरा ध्यान से। यहां पर हमें एक सेट टी दिया हुआ है, विच इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द इक्विलिडियन प्लेन। तो हमें एक रिलेशन आर डिफाइन करना है इसी सेट टी के ऊपर, दैट मीन्स आर विल बी डिफाइंड ऑन सेट टी। ठीक है बच्चों, और डेफिनेशन किस तरीके से है कि यहां पर अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो बेसिकली यहां पर ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी। समझे? ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी, और ए और बी क्या होने वाले हैं बच्चों, ये सेट टी से बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ए और बी कोई से भी दो ट्राइंगल होंगे। समझे बच्चों? अब यहां से अपने ऑप्शंस को देखते हैं, कौन से ऑप्शन में गिवन चीजें हमें यहां पर सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगी। सुनना ध्यान से। ऑप्शन ए में बोला हुआ है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो चेक करना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बोला जा सकता है, मतलब रिफ्लेक्सिविटी में कोई समस्या नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग बड़े आराम से ओके कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, सो दैट आल्सो इंप्लाइज कि दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सो दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो दैट इंप्लाइज b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिट्री होने में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब जरा ट्रांजिटिविटी को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम कहें पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और फिर मैं कहूं दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, दैट क्लियरली इंप्लाइज कि पहला ट्राइंगल
तीसरे ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर मैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कहूं, ठीक है, अच्छा फिर मैं b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कहूं, तो इसका पक्का ये मतलब होगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ट्रांजिटिविटी की समस्या भी नहीं है ना, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होने वाला है। अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये रिलेशन पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, समझे। और अगर ऐसा है तो ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, समझे। अब आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला गया है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं जरा ध्यान से। यहां पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स, तो हमसे dy अपॉन dx की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो काम शुरू करते हैं। देखो कुछ बच्चों को x की पावर x का डेरिवेटिव याद हो जाता है, अगर आपको याद है तो बढ़िया, याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे बच्चों, याद नहीं है तो कैसे करोगे, चलो इसको पहले करके दिखा देता हूं। x की पावर x का अगर आपको डेरिवेटिव करना है ना, तो अगर आप इसको कोई फंक्शन u मान लो, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में ऐसे किया होगा कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर log लोगे तो क्या होगा बच्चों, यहां log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी x log x और यहां पर log u, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, RHS में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x log x का 1 अपॉन x प्लस log x और x का 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू ये RHS वाला पूरा, u का मतलब है x की पावर x और RHS में जो दे रखा है ना उसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस log x आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद भी होनी चाहिए कि x की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है, याद कर लोगे तो टाइम बच जाता आपका, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं कि याद कर लेते तो अच्छा रहता। तो यहां पर x की पावर x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो तो मैंने निकाल दिया, यानी x टू द पावर x इनटू में 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब a की पावर x इसका डेरिवेटिव करोगे, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया, a की पावर x इंटू log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ e होता है ये, ठीक है बच्चों। तो यहां पर सारे ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहां पर ऑप्शन ए को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन आप देखिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या है, यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ना, aij विल बी इक्वल टू aji, ऐसा इसलिए होता है कि ये आपकी डेफिनेशन होती है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बात समझ आ रही है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि a12 विल बी इक्वल टू a21, समझे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर a12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो ये रहा। a21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो ये रहा। जरा साइड चेंज करो तो x की वैल्यू 5 आते हुए आपको दिख रही होगी, यानी ऑप्शन बी को चेक कर लो, ऑप्शन बी को यहां मार्क कर दो, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं जरा और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन 14 में क्या बोला हुआ है, देखो यहां पर हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें y की वैल्यू भी दे रखी है और हमसे डबल डेरिवेटिव पूछा गया है। कैसे होगा बच्चों, अगेन अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप लोग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। कहने का मतलब सबसे पहले dx बाय dt निकालो, ठीक है ना, क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर आप dy अपॉन dt निकालो, वो क्या आएगा -1 अपॉन अंडर रूट में ये वाला, ठीक है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt को आप डिवाइड करेंगे dx बाय dt से। एक बार डिवाइड करके देखो और मुझे बताओ क्या आने वाला है। तो यहां से आपको dy अपॉन dx बेसिकली -1 आता हुआ दिख रहा होगा, चेक कर लो, है ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है विच इज अ कांस्टेंट। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो पक्का 0 आएगा, मतलब ऑप्शन डी को आप मार्क कर देंगे। लेकिन जरा यहां पर सॉल्यूशन की लंबाई देखिए, है ना, सॉल्यूशन विल बी वेरी लेंथी। मैं कैसे करने की कह रहा था, मैं कह रहा था प्रॉपर्टी यूज कर लो, अगर दोनों को ऐड करोगे ना तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, मतलब यहां से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको π/2 विच इज अ कांस्टेंट। चलो डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं x के रेस्पेक्ट में। यहां पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का करोगे तो dy अपॉन dx और यहां पर π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 मिल जाएगा।
कहने का मतलब फिर से dy अपॉन डी एक्स -1 ही रहा, वो यहां पर भी मिल चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू -1 वो हमने यहां पर भी निकाला हुआ है। और अब अगर मैं फिर से डेरिवेटिव कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो ये रहा d2y अपॉन dx2 और -1 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी फिर से ऑप्शन डी को आप चेक कर दो, मैंने ऑप्शन बी लिख दिया बाय मिस्टेक, ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी में यही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपका मेथड 1 मानो और ये आपका मेथड 2 मानो, कौन से वाला आसान है आप चेक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए, याद रखना ये बात। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा पूरे कैलकुलस में, बाकी आपकी मर्जी है। एमसीक्यू होने का फायदा ये भी है, क्या फायदा है कि चैप्टर 2 के क्वेश्चन में भी आप प्रॉपर्टी लगा लो, देखने कौन आ रहा है, समझे बच्चों। तो प्रॉपर्टी कम से कम याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर हमें एक मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है, ये रहा। ठीक है, और यहां पर इसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगेगा कि ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इट्स एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, समझे। तो यहां पर मुझे क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया है, सो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी -3 से ए इनवर्स ये रहा बच्चों, समझे बच्चों। चलो मल्टीप्लिकेशन शुरू तो कर चुका हूं मैं, अब -3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 9 हो जाएगा, ये -3, ये -5 और ये +2। एक बार चेक करो क्वेश्चन 15 का कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन बी एक बार आप चेक करिए बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन बी में बिल्कुल सेम तरीके से आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, यानी 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 16। इसमें क्या है, यहां पर हमें इस कर्व के ऊपर ना पॉइंट पूछा गया है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सुनना ध्यान से, यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो पक्का 0 आने वाला है, क्योंकि यहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है, समझे। तो किस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनेगा तो आपको वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं, यानी यहां पर डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में 2 पहले से ही है, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन में 5 पहले से है, और y का dy अपॉन dx भी हो जाएगा। RHS में 1 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां से dy अपॉन dx अगर आप निकालेंगे ना, देखो यहां पर ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर -5x अपॉन 2y बन जाएगा। एक बार चेक कर लो बच्चों, बात समझ आई। ये -x उधर जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5x अपॉन 2y। ये आपका क्या आ गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी रैंडम पॉइंट x, y, समझे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने वाला है। तो चलो काम शुरू करते हैं, यानी -5x अपॉन 2y इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, समझे। अब इस x की वैल्यू को हम लोग अपने गिवन कर्व में पुट कर देंगे। दैट मीन्स 0² 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी ±√5, यानी पॉइंट आ जाएगा 0, ±√5, 0, ±√5, यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 17 आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें देखो इस तरीके से दिया हुआ है और हमसे डेरिवेटिव पूछा हुआ है। वैसे ये भी एक जनरल क्वेश्चन है बच्चों, कैसे बताऊंगा, पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का प्लान बनाएंगे तो फंस जाओगे, तो फिर हम कैसे करें, हम यहां पर लॉग लेंगे। ठीक है, जैसे ही दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे ना, यानी लॉग ऑफ जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में टर्म गिवन है इसका भी लॉग लेना होगा और इसका भी लॉग लेना होगा जो कि आपके राइट हैंड साइड में गिवन है। तो ये बन जाएगा आपका 2 log x, चेक कर लो, ये बनेगा 3 log y लेफ्ट हैंड साइड में, और ये बनेगा 5 टाइम्स log ऑफ x प्लस y। अब यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो 2 log x मतलब 2 × 1 अपॉन x, ऐसे ही 3 × 1 अपॉन y, और y का भी करोगे सो dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, यहां पर 5 × 1 अपॉन x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का भी करोगे
तो x का 1 और y का dy अपॉन dx। अब यहां से सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, ठीक है। सो dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां पर ये 3 अपॉन y आएगा माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक बार चेक करो, ठीक है। और यहां पर 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। चलो जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। यहां पर 3x बनेगा, ठीक है, प्लस का 3y माइनस का 5y, यानी माइनस का 2y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, एलसीएम ले चुका हूं मैं। यहां पर 5x माइनस 2x यानी 3x माइनस 2y अपॉन x, और यहां पर ये x प्लस वाई भी रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही तरफ न्यूमरेटर के टर्म्स आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। तो dy अपॉन dx आपको दे देगा y अपॉन x, समझे। दैट मीन्स ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं कह रहा था कि ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन कैसे है, देखो, अगर x की पावर में अल्फा है और y की पावर में बीटा है, समझे। यहां पर आपको दो टर्म्स प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, लेकिन आप एक्सपोनेंट पे फोकस करो, ठीक है। यहां पर RHS में क्या होगा, इन एक्सपोनेंट्स का सम हो जाएगा। तो ऐसे केस में फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा y अपॉन x ही मिलेगा, और सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या है पढ़ते हैं ध्यान से, वन बाय वन एनालाइज करते हैं सारी चीजों को। तो यहां पर बोला हुआ है कि ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के, तो हमसे इसके बारे में पूछा गया है। देखो, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी होगी, बी सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी होगी। बात समझ आ रही है। हमसे पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा। चलो जरा इसे मैट्रिक्स पी मान लेते हैं। यहां पर जैसे ही आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, मतलब क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये क्या बनेगा बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से बी डैश की जगह मैं बी और ए डैश की जगह मैं ए लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ना, अंदर मिलेगा ए बी माइनस बी ए, समझे। और यहां से पी डैश विल बी इक्वल टू माइनस पी। इसका मतलब यह हुआ कि पी कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, पी इज अ मैट्रिक्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है, हमें ना एक फंक्शन दे रखा है दैट इज log ऑफ x, और हमसे बोला गया है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में। सबसे पहली बात, यहां पर जो फंक्शन गिवन है उसका डोमेन क्या बनेगा, सो डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू 0,∞, ठीक है। लॉग फंक्शन है, डोमेन पता होना चाहिए, तब जाके डेरिवेटिव वगैरह करोगे, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता करोगे, डेरिवेटिव की हेल्प से ही तो करते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर डेरिवेटिव कर दिया मैंने, log x का डेरिवेटिव ये होता है। अब ये जो भी आपको डेरिवेटिव वैल्यू मिल रही है ना बच्चों, तो ध्यान से सुनना, 1/x will always be greater than 0 for all x belonging to the interval that corresponds to the domain of the function. That means मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव हमेशा greater than 0 होने वाला है for all x belonging to this interval. समझे बच्चों। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन f will be strictly increasing function in the same interval। यानी ऑप्शन डी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, x की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, y की वैल्यू भी दे रखी है, और हमसे डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है एट t इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से कि मैं कैसे करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं dx बाय dt निकालूंगा, dy बाय dt निकालूंगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे कर तो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर x अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है pt। y अपॉन b की वैल्यू क्या आएगी, cos pt, ठीक है ना। तो यहां पर अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नाउ दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 आ जाएगा। समझे, यहां थीटा का मतलब पीटी है।
अब चलो जरा इसका डेरिवेटिव कर दो। सो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y, y का y डैश अपॉन बी स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से y डैश यानी dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। समझे बच्चों? क्लियर है? ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब जरा फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो फिर से डेरिवेटिव करोगे d2y अपॉन dx2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर रखो, यहां लगाना पड़ेगा मुझे क्वोशिएंट रूल। तो वाई स्क्वायर, वाई सेम एक्स का 1 माइनस एक्स और वाई का डेरिवेटिव यानी वाई डैश। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर हम y डैश यानी dy अपॉन dx की वैल्यू पे पुट कर देंगे। तो ये फाइनली बनेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहां पर ये y इंटू 1 यानी y माइनस एक्स इंटू वाई डैश। तो ये रहा आपका y डैश यानी dy अपॉन dx। इसमें ना x से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर माइनस लगा हुआ है, मतलब ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये y और पूरे के नीचे है y स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से बच्चों, यहां पर मुझे डबल डेरिवेटिव में ना t इक्वल टू 0 पुट करके तब अपनी वैल्यू बतानी थी यानी आंसर बताना था। तो जिस समय t की वैल्यू 0 होगी यानी जिस समय t की वैल्यू 0 होगी उस समय x क्या होगा, उस समय x क्या होगा यहां पर, यानी जो भी आपके क्वेश्चन में डाटा गिवन है इसमें t की जगह 0 डाल के देख लो। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, a साइन p t, t मतलब 0, तो a साइन 0, साइन 0 मतलब 0, a इंटू 0 कहने का मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चों। बात समझ आई? इसी तरीके से जरा y की वैल्यू भी निकाल लो, है ना। फिर से t की जगह 0 पुट कर दो इस वाले एक्सप्रेशन में। तो ये क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू b cos 0, cos 0 मतलब 1 यानी y की वैल्यू b इंटू 1 यानी b आ जाएगी। समझे? अब इन वैल्यूज को मैं अपने डेरिवेटिव में डालने वाला हूं। दैट मीन्स नाउ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 मुझे निकालना था। तो बेसिकली मुझे अब निकालना है 0, b पे। समझे? x की जगह 0 और y की जगह b मैंने ऊपर निकाल के आपके लिए पहले ही दिखा दिया है। तो यहां पर यह बनेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाओ, यहां पर y की जगह b माइनस यहां पर जैसे ही x की जगह 0 पुट करोगे ना तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी यानी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन डी। एक बार आप चेक करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। तो बेटा ये जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया यानी अल्टरनेटिव मेथड मैंने डिस्कस किया जहां मैंने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम लोगों ने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो ये रहा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन 40 तक यहां मिलने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। हमें एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमसे पूछा गया है ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, इस तरीके से हमसे पूछा गया है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर सारे ऑप्शंस को जैसे कि हम एनालाइज करेंगे तो यहां पर ये जो फंक्शन गिवन है ना ये पक्का 1 1 बनने वाला है, यानी ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 लोगे तो यहां से x1 इक्वल्स x2 बनेगा, क्योंकि x1 और x2 ये दोनों नेचुरल नंबर के सेट में से आएंगे। समझे बच्चों? मतलब ये 1 1 तो होगा। अब जरा इस फंक्शन का ऑन टू नेचर भी चेक करके देखते हैं। सुनना ध्यान से, अगर यहां पर मैं रेंज लिखने लगूं ना तो डोमेन में से पहला इनपुट यानी x की जगह 1 अगर मैं यहां डालूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर। समझे? दूसरा इनपुट यानी 2 डालूंगा तो आउटपुट मिलेगा 2 स्क्वायर यानी 4। तीसरा इनपुट यानी 3 डालूंगा तो आउटपुट मिलेगा 9, यानी इस तरीके से आपको रेंज मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये पक्का n के इक्वल नहीं है, मतलब मैं ये कह सकता हूं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मेरी बात समझ आ रही है? इस फंक्शन का कोडोमेन n है, आप यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है। अब रेंज और कोडोमेन अगर सेम नहीं है तो फंक्शन पक्का ऑन टू भी नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है तो बस ऑप्शन ए में ऐसा ही मुझे लिखा हुआ दिख रहा है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। समझे? तो बस क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज ऑब्टेन्ड एट, यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगा हमसे ये पूछा गया है। चलो इस फंक्शन को एक नाम दे दो यानी fx बोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स
इसका डेरिवेटिव कर लो। जैसे ही डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है सभी को? चेक करिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमसे ये पूछा हुआ है ना कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, तो डेरिवेटिव पक्का यहां पर हम 0 के इक्वल रख के तब x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलो 2x माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 125, नाउ दैट इक्वल्स 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब क्या x की वैल्यू 5 अगर हम अपने डबल डेरिवेटिव में डालेंगे तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? चलो जरा डबल डेरिवेटिव को चेक करके देखते हैं। तो चलते हैं जरा इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल के देख लेते हैं। सो f डबल डैश x क्या आ जाएगा? 2x का 2 हो जाएगा और ये बनेगा 500 अपॉन x की पावर 3। ठीक है, अपने डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को डाल के चेक करो कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो 2 प्लस 500 अपॉन 5 का क्यूब यानी 125, इसको कैलकुलेट करके देखना हो तो देख लेना, ये पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम एट x इक्वल टू 5। समझे? तो किस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा अकर करेगा? जब x की वैल्यू 5 हो। तो x की वैल्यू 5 होने का मतलब ये हुआ, ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन से बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 23 को भी देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर क्या बोला गया है? विद रेफरेंस टू द फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 22 द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में जो फंक्शन गिवन था उसका मुझे मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। यानी 22 एंड 23 इंटरलिंक्ड क्वेश्चन हो गए। तो यहां पर फंक्शन क्या था बच्चों? तो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स। तो यहां पर मुझे x की जगह 5 डालना पड़ेगा, तब जाके इस फंक्शन का मिनिमा आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहां पर पहले ही दिखाया हुआ है ना कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पर आने वाला है? x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, तो चलिए जरा यहां पर काम शुरू करते हैं। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 होने वाला है, ये 250 अपॉन एक्स की जगह 5, तो ये 25 प्लस यहां पर 50 हो जाएगा यानी 75, यानी ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर हमें डेरिवेटिव करना है इसका, इसके रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना, इस फंक्शन को y बोल दो और इस फंक्शन को z बोल दो, और सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर x की जगह मैं tan थीटा पुट करूंगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना, तो चलो काम शुरू करते हैं। y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो यहां पर मैं स्क्वायर भी हटा देता हूं यानी सीकेंड थीटा बच जाएगा, ऊपर -1 और नीचे आपका x की जगह tan थीटा। समझे बच्चों? यहां पर साइन कॉस में चेंज करके हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखो इस तरीके से आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो tan इनवर्स ऊपर बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां पर 2 कटेगा, एक साइन भी कटेगा, तो ऊपर बचेगा साइन ऑफ एंगल, नीचे कॉस ऑफ सेम एंगल, साइन अपॉन कॉस यानी tan थीटा बाई 2। कहने का मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी आपको थीटा बाई 2, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा हम फंक्शन z को भी देख लेते हैं। तो z में क्या बनेगा? साइन इनवर्स 2x, अब x का मतलब tan थीटा है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझे? आपने यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है ना बच्चों। तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। समझे? तो ये बन जाएगा 2 थीटा। समझे बच्चों? अब यहां पर मुझे y का डेरिवेटिव करना है z के रेस्पेक्ट में। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पहले y को लिखना चाहिए 1/2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x, और z को लिखना चाहिए 2 tan इनवर्स x, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मुझे dy अपॉन dz निकालना है, ये बात मुझे पता है। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो वो z अपॉन 2 आएगी, तो y बन जाएगा z अपॉन 4। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो बस अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो dy अपॉन dz यानी 1/4, क्योंकि z का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, 1/4, यानी ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ यहां पर 2-3 स्टेप्स मैंने आप लोगों के बचा लिए। यहां पर y एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल z होता तो मेरा काम बड़े आराम से हो जाता, तो मैंने सबसे पहले यही तो किया, y एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल z बनाया, क्योंकि मुझे y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहां पर चेक कर लो, है ना, जो मैंने लिखा भी है आप लोगों के लिए, y और z मैंने माना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कर लिया करो, काम आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें क्या बोला हुआ है इसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहां पर बोला हुआ है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, और ये भी कंडीशन दे रखी है इन्होंने कि एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कौन से वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। ध्यान से सुनना, देखो यूनिक सॉल्यूशन वाली बात तो यहीं पर खत्म हो गई जब यहां पर हमें ये कंडीशन दिख रही है, यानी यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि या तो इसका सॉल्यूशन आएगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। तो मतलब ये नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन में से डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगा, तो ये भाई साहब हेल्प करेंगे, समझे। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है, सो दैट मींस ये पक्का नो सॉल्यूशन का केस है। कहने का मतलब 25th का ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यहां पर जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है एक बार स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है, अगेन हमारे पास एक फंक्शन है और हमें पूछा गया है कि यह फंक्शन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा होगा, ये हमें बताना है। चलो काम शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले इसका डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाहर e की पावर -x और पावर में से -1, समझे। e की पावर -x और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, पूरे में से e की पावर -x कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, ये 2x और यहां पर -x²। एक बार चेक करो, पहले वाले टर्म में से -x² बन जाएगा। अब क्योंकि मुझे डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएं, तो यहां पर e की पावर -x और ये बनेगा आपका 2x - x²। नाउ ऑल दैट इक्वल्स 0, सो दैट मीन्स देखो यहां पर अगर आप x कॉमन लेंगे इस वाले ब्रैकेट में तो ये बनेगा 2 - x, नाउ दैट इज इक्वल टू 0, विल इंप्लाई x इक्वल्स 0 या फिर 2। e की पावर -x ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो बस ये वाला ब्रैकेट 0 होना चाहिए था, जिसमें से x मैंने कॉमन लेकर इस तरीके से x की वैल्यू पता कर ली है। ये रहा आपका नंबर लाइन, यानी -∞ से इन्फिनिटी, यहां पर कहीं 0 और यहां पर कहीं 2। ठीक है, अब जरा इस इंटरवल में से हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x की जगह -1। अब इस -1 को अगर यहां डाल के हम चेक करें, अब इस वैल्यू को अगर अपने डेरिवेटिव में डाल के आप चेक करोगे ना, तो e की पावर -x को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। मतलब इस ब्रैकेट को अगर आप चेक करेंगे बच्चों, तो यहां पर बेसिकली डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आएगा। यहां से अगर कोई वैल्यू लेंगे, सपोज x की जगह 1 लेके देखो, तो यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। यहां से सपोज x की जगह मैंने 3 लिया, तो यहां पर 3 डाल के देख लो, डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आएगा। मतलब डेरिवेटिव कहां पर पॉजिटिव है, सो f' इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0,2। तो इसी इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन f विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,2, समझे। यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, यहां पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, बीटा की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, तो हमें बताना है कौन से वाला ऑप्शन यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होने वाला है। चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ 10 5π/4 है, तो मुझे सबसे पहले 5π/4 को देखो इस तरीके से करके 10 फंक्शन के इंटरवल में, यानी प्रिंसिपल ब्रांच के इंटरवल के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। सो 10π + थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, tan थीटा, यानी इस तरीके से, तो ये बन जाएगा π/4, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, तो π/4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जरा बीटा भी निकाल लेते हैं। तो ये है आपका tan इनवर्स -tan 2π/3। सुनना ध्यान से किस तरीके से मैं करूंगा, tan इनवर्स माइनस यहां पर tan
2 पाई बाई 3 है ना, तो 2 पाई बाई 3 को देखो अगर ऐसे लिखोगे सो 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। जैसे ही माइनस 10 पाई बाई 3 करोगे बाहर एक नेगेटिव पहले से वेट कर रहा है, मतलब ये बनेगा 10 पाई बाई 3। मतलब यहां से ये हुआ कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, अब अगर दोनों ही वैल्यूज में से यानी अल्फा और बीटा की वैल्यूज में से मैं अगर पाई की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से 4 अल्फा और यहां से पाई आएगा आपका 3 बीटा। समझे, बात समझ आ रही है सभी को? अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई यानी 2 पाई आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर क्या है, यहां पर बोला हुआ है इफ फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। देखो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होने का मतलब यह हुआ कि ए इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर बोला हुआ है, बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां पर एक कंडीशन और क्या गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो आपसे ए इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से सुनना बच्चों, ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिखने वाला हूं, दोनों ही तरफ अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स ए से, प्री मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स ए से, तो यहां पर ए इनवर्स इंटू ए यानी देखो ये वाला प्रोडक्ट, ये तो आई बन जाएगा। आई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई यानी ए इनवर्स ही रहेगा। आई ए यानी ये ए बनेगा और ये रहा ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, तो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 29 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है बच्चों, पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम जेड टू इटसेल्फ, यानी जो भी फंक्शन यहां पर है वो फंक्शन z के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन यहां पर 1 1 एंड ऑन टू बोथ नेचर को शो करेगा। तो चलते हैं जरा सारे फंक्शंस को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। ध्यान से सुनना, ये वाला जो फंक्शन है ये पक्का आपका 1 1 तो होने से रहा। बात समझ आ रही है सभी को? 1 1 क्यों नहीं होगा मुझे कमेंट करके बताना जरा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी को अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। समझे, वैसे तो यहां पर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाली चीजें हैं ही नहीं, तो बस मुझे ऑप्शन बी को डायरेक्टली मार्क कर देना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने बच्चों। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग इन आर, ऑलवेज डिक्रीजिंग इन आर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ इन आर, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एज द फंक्शन इज कांस्टेंट। देखो ऑप्शन डी तो वहीं पर गलत हो गया। यहां पर अगर फंक्शन को आप चेक करोगे दैट इज ई की पावर एक्स, तो इसका डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन यानी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव यही रहेगा और डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आने वाला है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द वैल्यूज विच आर करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन यानी एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब ये हुआ कि एफ विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी ये हमेशा इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। ग्राफिकली भी देख सकते हो। बात समझ आई? ग्राफ कैसे बनेगा इसका बेटा, देखो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स ई की पावर x के लिए। समझे, तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी यानी y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बस ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का कौन से वाला ऑप्शन बच्चों, तो यहां पर पहला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है इन लोगों ने, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। यहां पर एक फंक्शन y दे रखा है, आपसे dy अपॉन dx की वैल्यू पूछी गई है। चलो dy अपॉन dx काम शुरू करते हैं। देखो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यानी a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a ऑन द बेस ऑफ e होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 7 की पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस ऑफ e इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो वो क्या आएगा cos x, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। समझे, अब ऐसा कौन से ऑप्शन में है बच्चों, सो 31 का पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं, दूसरे ऑप्शन में चेक करो यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। यहां पर क्या बोला हुआ है, यहां पर एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 का है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। डायरेक्ट फॉर्मूला है
देखो इसकी वैल्यू पूछी गई है ना आप लोगों से, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो 2 है, तो के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। अब ऐसा ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, तो ये रहा जी ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ चुका है। यहां पर हमसे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। किस तरीके से करोगे, ध्यान से सुनना। मॉडुलस फंक्शन का जो भी वैल्यू होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता है। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स अगर यहां पर -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी। अब इस चीज को अगर आप एनालाइज करें, ये तो आपका फंक्शन आ गया, तो फंक्शन इज इधर 0 और लेस देन 0, तो इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की क्या होगी बच्चों, तो मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 0। समझे? यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 34। यहां पर हमें एक कर्व दिया है, दूसरा कर्व भी दिया है, और ये दोनों 90 डिग्री पे कट करेंगे एट दिस पॉइंट, तो आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है। चलो काम शुरू करो, यानी डेरिवेटिव करो जरा। दैट मीन्स यहां पर ए वाई का वाई डैश और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 7 का 0, यानी वाई डैश यानी dy अपॉन dx यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, -2x अपॉन a। इसे आप m1 बोल दो। वेट करो, m1 क्यों बोला जा रहा है बताऊंगा। अब इसके बाद आप क्या करो, दूसरे कर्व का भी डेरिवेटिव करो, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू वाई का, तो डायरेक्टली dy अपॉन dx आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से m2 की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों ही कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो बस m1 m2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। मतलब ये हुआ -2x अपॉन a इंटू m2 यानी 3x स्क्वायर। अब ये -1 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -6, समझे, -6 इंटू एक्स क्यूब, ना दैट विल बी इक्वल टू -a। एक बार चेक करिए, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट क्या था बच्चों, पॉइंट था 1,1, यानी x की जगह 1 और y की जगह 1। अब इस वाली कंडीशन में आप डाल दो, तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटू 1 का क्यूब, ना दैट इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू 6, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो यहां पर किस तरीके से करना है, देखो यहां पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और एक और डिटर्मिनेंट आपके सामने है, और ये दोनों इक्वल हैं, फिर हमें x की वैल्यू बतानी है। चलिए काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, एक बात ध्यान से सुनिए। यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट लगाकर x की वैल्यू 3 निकालने वाला काम मत करना, समझे, गलत हो जाएगा। कंसेप्ट ये नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट अगर मैं सॉल्व करूं, यानी 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर, -8 इंटू 5 यानी -40, नाउ दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 यानी 18, -7 इंटू -2 यानी -14। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस ये क्या बनेगा आपका 32। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, दैट फर्दर मींस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-6, यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है बच्चों, यहां पर इसका मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसका भी, और चलो काम शुरू करते हैं। देखो cos इनवर्स ऑफ cos π/3 ये बड़े आराम से आएगा, ये भी बड़े आराम से आएगा। यहां पर जो फॉर्मूले यूज होंगे ना, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x होता है, एंड sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x होता है। ये तब होता है जब x इस इंटरवल से हो, यानी मैं रेंज लिख रहा हूं इन फंक्शंस की, और यहां पर x इस इंटरवल से होना चाहिए, जो कि cos इनवर्स का रेंज है और ये sin इनवर्स का रेंज था, समझे। तो बस यहां पर बड़े आराम से इसकी जगह π/3, इसकी जगह π/3 और इसकी जगह π/6 लिख सकते हो, यानी π/3 प्लस π/6 यानी π/2, π/2 यानी ऑप्शन बी को चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? अब आगे बढ़े 37 क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर एक फंक्शन दे रखा है f, जो कि सेट A पे डिफाइंड है, यानी f इज डिफाइंड ऑन सेट A, समझे। तो इस तरीके से फंक्शन का डेफिनेशन है, बोला हुआ है कि अगर f 1 है एंड ऑन टू भी है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो x की वैल्यू बड़े आराम से आप बता पाएंगे। ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, समझे। एरो डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं,
यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये भी सेट ए होगा और ये भी सेट ए होगा। पहले एलिमेंट को देखो, फिर दूसरे को देखना, तीसरे को देखना, फिर इसको देखना। ये 4, x इसको हम बचा के रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो यहां पर 1, 2 पहला पेयर है, यानी 1 का लिस्टिंग होगा देखो 2 के साथ, समझे। फिर है 2, 3, चलो जी ये रहा 2, 3, फिर 3, 4 ये रहा जी, फिर है 5, 5 ये रहा जी। तो इसका मतलब यहां पर 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन होने की वजह से हम इस एलिमेंट 1 को तो छोड़ नहीं सकते, वरना इसका रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाली कंडीशन अफेक्ट होगी, यानी ऑन टू नेचर अफेक्ट होगा, समझे। बात समझ आ रही है। एंड 4, 2 ऐसा भी नहीं कर सकते, 4, 3 भी नहीं कर सकते, 4, 4 भी नहीं कर सकते, 4, 5 भी नहीं कर सकते, 1, 1 नेचर अफेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4, 1 ही करना पड़ेगा। 4, 1 जैसे ही करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है बच्चों। तो बस x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 38। इसमें क्या बोला हुआ है पढ़िए जरा ध्यान से। यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका इनवर्स भी दे रखा है, तो आपसे ना x की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। a इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है ना, होता है ना। तो चलो काम शुरू कर दो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, यहां मैट्रिक्स ए को डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर उसमें से x कॉमन लेकर भी लिख सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, समझे बच्चों। सारे एलिमेंट में से x कॉमन आ रहा है। यहां पर a इनवर्स क्या था, देखो इस तरीके से a इनवर्स है और ये किसके इक्वल बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स, यानी देखो इस तरीके से। बात समझ आ रही है। चलो काम शुरू करते हैं। यहां पर इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 खत्म। 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, यहां पर 0 और ये 2 बनेगा। तो ये देखो ध्यान से किस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर तुम x को अंदर भेजोगे ना तो ये बनेगा 2x, ये 0, ये 0, ये 2x और यहां पर 1 0 0 1। तो यहां पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट यूज करोगे तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आई। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है, ये जो लाइन है ना ये इस कर्व को टच करेगा तो कौन से पॉइंट पे करेगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। क्योंकि अगर ये लाइन इसको टच कर रहा है कर्व को तो ये लाइन इसका टेंजेंट हुआ, समझे। तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो 1 होगा। बाय कंपेयरिंग द गिवन लाइन, इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। दिस लाइन इज अ टेंजेंट। बात समझ आ रही है सभी को। तो यहां पर स्लोप आ गया, लेकिन स्लोप हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कंसेप्ट की हेल्प से। तो चलो जरा यहां पर डेरिवेटिव स्टार्ट करो। सो 2y इंटू वाई डैश 4x का 4 हो जाएगा, मतलब dy अपॉन dx एट x कोमा y, किसी भी रेंडम पॉइंट पे आपने जब यहां dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली यानी 2 अपॉन y, तो यही आपका स्लोप आ गया बच्चों। यानी 2 अपॉन y को मैं 1 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2। अब इस वैल्यू को अपने कर्व में डालो, यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4x। बात क्लियर है। तो यहां से x क्या मिल जाएगा आपको बेटा, 1, यानी पॉइंट क्या बना 1,2। 1,2 का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए को चेक करिए, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। चलो इसमें क्या दे रखा है इसको भी देख लेते हैं। यहां पर हमको एक मैट्रिक्स ए इंटू दूसरा मैट्रिक्स इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स, तो हमसे मैट्रिक्स ए की वैल्यू पूछी गई है। प्रॉपर्टी मैं क्या यूज करूंगा, ए इंटू बी इक्वल टू अगर सी है तो यहां पर ए कैन बी रिटर्न एज सी इंटू बी इनवर्स, समझे। अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो चलो यहां पर काम शुरू करो। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू ये 4 1 2 3, ये तो आरएचएस वाला मैट्रिक्स है। और यहां पर देखो इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना होगा, समझे। तो चलो इसका इनवर्स साइड में निकाल लेते हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट तो -3 -2 यानी 1 अपॉन -5, और इसका एडजॉइंट भी निकाल लो। तो एडजॉइंट क्या आएगा बच्चों, यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज, यानी देखो इस तरीके से मिल जाएगा। बात समझ आई, क्लियर है सबको। अब माइनस के साइन को अंदर भेजोगे तो 1 1 2 -3, इस तरीके से आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर 1/5 को मैं सबसे आगे ले लेता हूं, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मैट्रिक्स प्रोडक्ट के ऊपर, और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों,
चलो जी, तो यहां पर 1/5 लगा हुआ है, सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस 3 यानी ये भी 5। यहां पर 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 यानी 2 प्लस 3 यानी 5। 2 2 जा 4 माइनस 9 यानी माइनस 5। 1/5 बाहर दिख रहा होगा, मतलब ये हुआ, एक बार चेक कर लो, ये आपका आंसर आ चुका है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ चुकी है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन सी बिल्कुल आपको मैच होता हुआ दिख गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 यानी सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। यहां पर टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें केस स्टडी भी शामिल होगा। 10 में से कोई से भी 8 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, हमें यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताना है इस फंक्शन का, और ये रहा इंटरवल। सबसे पहले डेरिवेटिव है ना, पहला काम डेरिवेटिव निकालने का। तो यहां पर x-2 को हम बाहर रखेंगे, अंडर रूट वाले का करेंगे। सो 1/2 अंडर रूट ऑफ x-1। ठीक है बच्चों, प्लस अंडर रूट ऑफ x-1। ध्यान से, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। फिर x-2 का करोगे तो 1 - 0 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा। अब इसको हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा ना, f' को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाएंगे। तो चलो काम शुरू करते हैं। यानी x-2 प्लस 2 इंटू x-1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट x-1। एक बार चेक कर लो मेरी बात समझ में आई कि नहीं, मैंने एलसीएम भी साथ ही साथ ले लिया है। ठीक है बच्चों, सो न्यूमरेटर में आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बनेगा बच्चों? न्यूमरेटर में आपका बनेगा 3x -2 यानी -4 यानी इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और ये जो भी वैल्यू आई है, क्या ये उस इंटरवल में है जो इंटरवल आपके क्वेश्चन में है? इंटरवल है 1,9, तो बिल्कुल इसी इंटरवल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? f(1) निकालेंगे, f(4/3) भी निकालेंगे, और फिर f(9) भी निकालेंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो f(1) जैसे ही निकालने जाओगे, अपने फंक्शन में x की जगह 1 डालोगे। सो अंडर रूट में x-1 दिख रहा है बच्चों, है ना? तो वहां पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0। अब बाहर कुछ भी हो, यहां पर ये पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी। बात समझ आई सभी को? ठीक है, अब जरा 4/3 को डाल के देखो, तो यहां 4/3 -2 करना पड़ेगा। तो 4/3 -2, ठीक है, अंडर रूट में 4/3 -1। तो क्या बनने वाला है बच्चों? बाहर क्या बनेगा? चेक करो, 4 - 6 यानी -2/3। और यहां अंदर क्या बनने वाला है बच्चों? 1/3 रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा? 1/√3। ठीक है बच्चों, अब जरा 9 को भी डाल के देखते हैं। तो 9 डालोगे यहां पर, 9 - 2 यानी 7, 9 - 1 यानी अंडर√8, यानी 2√2 आएगा, यानी 14√2। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा यही है, यानी 14√2, यही इसका आंसर होने वाला है। यानी ऑप्शन ए को एक बार आप चेक करके देखो, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? चलो पढ़ते हैं। Of all the points of the feasible region where the maximum or minimum value of objective function will exist, LPP का क्वेश्चन है। The points lie inside the feasible region, बिल्कुल नहीं। The points are located at the boundary line of the feasible region, ये भी नहीं। Are located at the vertex of the boundary of the feasible region, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। कॉर्नर पॉइंट यानी जो वर्टेक्स बन जाते हैं, समझे बच्चों? जो पॉलीगन बनता है ना, तो उसके वर्टेक्स के ऊपर ही तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, समझे? अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है बच्चों? चलिए पढ़ते हैं जरा। यहां पर एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा कौन से इंटरवल में, हमसे ये पूछा गया है। डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना, तो डेरिवेटिव याद है आपको? x की पावर x का आज की क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या बनेगा ये? x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 के इक्वल रख देता हूं जरा, यानी f' इक्वल्स 0 हम पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल्स 0, तो यहां से 1 प्लस log x 0 होगा, क्योंकि x की पावर x कभी 0 होगा नहीं। तो यहां से log x की वैल्यू -1 आएगी, यानी x की वैल्यू e की पावर -1, जिसको आप लोग 1/e भी लिख सकते हो, ऐसा मिल जाएगा।
बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब यहां पर नंबर लाइन अगर आप बनाएंगे ना तो नंबर लाइन बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट क्यों होगा नंबर लाइन बच्चों? क्योंकि यहां पर ये फंक्शन x की पावर x जो है ना ये तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। समझे? इसका डोमेन लिख लो। अब यहां पर देखो इंटरवल जो भी आपको दिख रहे होंगे इन इंटरवल के हिसाब से हमें काम करना होगा। तो 0 से 1/e के बीच का कोई नंबर लेंगे, फिर 1/e से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं e ले लेता हूं तो इस e को यानी x इक्वल्स e को मैं डेरिवेटिव में पुट करके देखूंगा तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा, यानी इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। अब जरा इधर से कोई नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह 1/2e ले लूं, समझे? 1/2e ले लूं तो यहां डेरिवेटिव में चेक करोगे ना, देखो यहां पर x की पावर x, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहां पर अगर देखोगे ना, यानी देखो मैं रफली कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं 1 प्लस लॉग एक्स, अब x की जगह मैंने लिया 1/2e तो यह बनेगा 1 माइनस log 2 माइनस log e। समझे बच्चों? log e 1 होता है तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस log 2 बचेगा, मतलब डेरिवेटिव का साइन यहां पर नेगेटिव रहेगा। मतलब यह हुआ कि f डैश x विल बी लेस देन 0 इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल? 0 से 1/e। तो इसी इंटरवल में फंक्शन का डिक्रीजिंग नेचर आएगा, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर आएगा। तो ऑप्शन बी को हम यहां मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 44 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है चलो पढ़ते हैं जरा। यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व एट दिस पॉइंट ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अपने डेरिवेटिव में जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है उसको हमें रिप्लेस बैक करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर cos 0 यानी x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा बच्चों? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, यानी क्या मिला? x माइनस y इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? अब आगे चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 45 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है? यहां पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें एक्सपेंड करने के लिए बोला गया है, मतलब फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो किस तरीके से होगा बच्चों? cos स्क्वायर 15 डिग्री चेक करो माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, समझे? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? तो cos 2a होता है। बात समझ आ रही है? फॉर्मूला तो यहां पर क्या बनेगा? cos 2 टाइम्स 15 डिग्री मतलब क्या बनेगा? cos 30 डिग्री मतलब √3/2, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जरा, तो ये रहा बच्चों केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं क्या सिचुएशन गिवन है। A town's meteorological department requires employees with good knowledge of linear programming. To select a new candidate in the interview, the following information was shared. Let R denote the feasible region, convex polygon for a linear programming problem, and let Z equal to ax plus by be the objective function when z has a maximum or minimum value where the variables x and y are subject to constraints by linear inequalities. This optimal value must occur at a corner point vertex of the feasible region. Based on the above information, the following questions were asked by the interviewer. चलिए जरा स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पढ़ते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपको यह बताना है। Every LPP has at least one optimal solution, ऐसा होना जरूरी नहीं है। Every LPP has a unique optimal solution, ये भी जरूरी नहीं है। If an LPP has two optimal solutions, then it has infinitely many solution, ये तो बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन डी में इन्होंने लिखा हुआ है none of these, यानी ऑप्शन सी को ही यहां पर हम फाइनल करने वाले हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होने की वजह से, यानी ऑप्शन सी को हम यहां पर डन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 47 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है? इन सॉल्विंग द एलपीपी मिनिमाइज z इक्वल टू, z नहीं है, f इक्वल टू 6x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आपके सामने है। इसने पूछा हुआ है रिडंडेंट
कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे, यानी ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनको अगर हम हटा दें तो हमारे इन इक्वेशंस के फिजिबल रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसने बोला हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसने बोला हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसने बोला हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर इन दोनों को हटा दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं, यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 48 आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब इसमें क्या करना है पढ़ते हैं जरा, वन बाय वन एनालाइज करते हैं। यहां पर द फिजिबल रीजन फॉर अ LPP शोवन शेडेड इन द फिगर, let z equal to 3x minus 4y with the objective function minimum value of z will occur at, z की मिनिमम वैल्यू कहां आएगी हमको ये बताना है। चलो काम शुरू करते हैं, यानी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनको मैं पॉइंट्स A B C D ऐसे नाम दे देता हूं, तो A B C D E इस तरीके से आ गया। अब अगर z at A निकालोगे यानी 0,8 यहां पर डालोगे तो ये बनेगा 3 इंटू 0 खत्म, माइनस 4 इंटू 8 यानी माइनस का 32 आएगा। z एट b निकालते हैं 4,10 यहां 4 डालोगे तो 12, 10 इंटू 4 यानी माइनस का 40 यानी सॉल्व करोगे माइनस 28 आएगा। z एट c 6,8 यानी 18 माइनस 32 यानी माइनस का 14 आएगा, समझे। z एट d यानी 6,5 तो ये बनेगा 18 माइनस 5 इंटू 4 यानी 20 यानी माइनस का 2 आएगा। z एट e यानी 5,0 3 5 15 माइनस 4 इंटू 0 यानी ये सिर्फ 15 रह जाएगा। z एट o यानी ओरिजिन तो यहां पर 0 ही आएगा। अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा बेसिकली यहां पर आपको दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको 0,8 ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, यहीं पर सबसे मिनिमम वैल्यू अकर कर रही है z की, तो बस यही आपसे पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा क्वेश्चन 49। यहां पर क्या बोला हुआ है, द फिजिबल रीजन फॉर LPP शोवन शेडेड इन द फिगर। यहां पर ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो चलो फिर से काम शुरू करते हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट्स को पहले मैं नेम कर देता हूं A B C, बस यही बनेगा और यहां पर ये ओरिजिन तो है ही। तो अगर यहां पर f एट a निकालेंगे तो 0,4 को यहां डालोगे, 0,4 को यहां डालोगे 3 इंटू 0 खत्म, माइनस 4 इंटू 4 यानी माइनस 16। फिर अपना b पॉइंट डालोगे यानी 6,16 तो ये बनेगा 18 माइनस 64 यानी माइनस का 46 हो जाएगा। बात समझ आई? f एट c निकालोगे तो क्या बनेगा भाई 6,12 यानी फिर से 18 माइनस 12 यहां पर डालोगे तो 48 यानी ये बनेगा माइनस का 30। चेक कर लो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। फिर f एट ओरिजिन यानी यहां पर 0 ही आ जाएगा। कहने का मतलब इसका मैक्स वैल्यू कहां पर है, मैक्स वैल्यू आपको दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 49 का पहला ऑप्शन एक बार चेक करो, पहले ऑप्शन में यही लिखा हुआ है। समझे बच्चों? क्लियर है? अब आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 50 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है, रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द f, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही है। तो यहां पर अगर मैं देखूं इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू आपको यहां दिख रहा होगा यानी -46। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, तो -46, और ये आया कहां पर है, -46 पॉइंट बी पे, यानी 6,16 पे आया है। तो 6,16 यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 20 का सॉल्यूशन तो कंप्लीट कर लिया। नाउ वी शैल मीट इन द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट नंबर 21 इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो मेरी फ्री टेस्ट सीरीज तो आप लोग ज्वाइन कर लो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग अगर चाहें तो ये 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक है, पीडीएफ बुक मैंने अब लॉन्च कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है। तो इस बुक को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहां पर टोटल 13 पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से 11 पेपर एब्सोल्युटली सॉल्व होंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और बाकी बचे हुए 2 पेपर अनसॉल्व होंगे जिनके सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल चुके होंगे।
ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन फाइनली वाइंड अप करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बी गुड, टेक केयर।